Morning students, this is Shashi working as PGT Physics in KV2 ईटानगर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3। चैप्टर 2 हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि उसमें इतनी बारीकियाँ होती हैं, लेकिन हम फिज़िक्स के व्यू से जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई हमें जो अभी नॉलेज में आएंगी उनके बारे में अपना बात करेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अकॉर्डिंग टू आवर न्यू NCERT सिलेबस, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये सारे टॉपिक्स हमारे अभी हटा दिए गए हैं, तो ये सब टॉपिक के बारे में हम डीप डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मैकेनिक्स, ये सब हमें स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिज़िक्स के किस एरिया के अंदर आते हैं। और हमने चैप्टर 1 जब स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि जो भी हमारा चैप्टर 1 का फिज़िकल वर्ड है उसको हम अपने चैप्टर के साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे, उन्हीं के साथ हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो मैकेनिक्स एक वर्ड आता है, मैकेनिक्स। व्हाट इज़ मैकेनिक्स? Mechanics is a physics branch. Mechanics is a branch of physics that deals with the motion of a body due to the application of force. मतलब कोई भी ये इसके अंदर क्या आता है बेसिकली, मतलब मैकेनिक्स का एरिया जो है वो उसमें क्या कवर करेंगे हम, तो हम वो मोशन कवर करेंगे जो किसी भी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बाद बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल, हम जैसे किसी भी बॉडी को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, तो जो अगर वो मोशन कर रहा है रेस्ट में, दैट विल बी पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स आर, मैकेनिक्स की भी क्या है, दो सब ब्रांचेस है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। फर्स्ट, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो रेस्ट अभी मतलब उस ना उसके अंदर कोई चेंज वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, वो रेस्ट में एकदम, तो वो जो हमारा बॉडी का स्टेट है दैट विल बी कम इन स्टैटिक्स। नेक्स्ट है डायनामिक्स। डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारा अभी स्टेट है रेस्ट में, ठीक है, तो उसके बाद जो उसमें चेंज हुआ है, फिर उसके पहले का जो उसमें चेंज है, दैट विल बी पार्ट ऑफ डायनामिक्स। डायनामिक्स इज क्लासिफाइड इनटू काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब डायनामिक्स को भी टू सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, उसके मतलब मेन पोजीशन में लाए बिना उसे क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं उसके मोशन में, तो वो क्या किसका पार्ट होगा, हमारा काइनेमेटिक्स का। और काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन विच रिलेट्स टू द एक्शन ऑफ फोर्सेस कॉजिंग द मोशन एंड द मास दैट इज मूव्ड। तो लेकिन काइनेटिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के अंदर? काइनेमेटिक्स के अंदर हम फोर्सेस के बारे में बिल्कुल मतलब डिस्कशन नहीं करेंगे, फोर्स का हम कोई एरिया नहीं ले रहे, जबकि काइनेटिक्स के अंदर हमारा जो मेन एरिया है वो क्या है, एक्शन ऑफ फोर्सेस कॉजिंग द मोशन एंड द मास दैट इज मूव्ड। ओके, तो ये सब हमारा है मोशन ऑफ प्लेन का, मतलब जहाँ एरिया जो जिस एरिया को हम कवर करेंगे। अब इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है बेसिकली हमारा। इन मैकेनिक्स ए पार्टिकल इज ज्योमेट्रिकल मास पॉइंट और अ मटेरियल बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन। इट इज़ ओनली अ मैथमेटिकली आइडियलाइजेशन। जैसे हम मैथ्स में अज्यूम करते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है, तो उसका कोई रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सिमिलरली पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी एक क्या है, मैथमेटिकली आइडियलाइजेशन है, इसका कोई रियलिटिकली इसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो हमारा अर्थ है और यहाँ पर एक हमारा कार है और ये एक हमारा फ्लाइट है और ये एक हमारा बोट है। तो अगर ये सब को हम अर्थ के कंपेयर में देखें, ठीक है, अर्थ हमारा क्या है, बहुत बड़ा है, और जो हमारा फ्लाइट है, हमारा जो हमारा ये शिप है, हमारा जो भी एक बॉल है, हमारा कार है, ये सब क्या है कंपेयर टू। इन प्रैक्टिस द नियरेस्ट अप्रोच टू अ पार्टिकल इज अ बॉडी
whose size is much smaller than the distance or the length involved। तो अब देखो यहाँ पर जब हम बात करेंगे अर्थ से, इनके डिस्टेंस की, इनके साइज़ की अर्थ के कंपेयर में, तो वो बहुत स्मॉल है। तो इन सबको अब क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत मतलब पॉइंट लाइक होंगे, शेप तो इनकी भी बड़ी होती है, बट वो किसके कंपेयर में बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हम अगर अर्थ के कंपेयर में बात कर रहे हैं तो ये बिहेव करेंगे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये ट्रीट कर, और वी कैन से दैट इट विल बी ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है हमारा रेस्ट एंड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए दो पोजीशन पॉसिबल है, या तो वो रेस्ट में हो सकता है या फिर वो मोशन में हो सकता है। देखिए ये एक बॉल है, ये हमारा एक प्लेन है, ये नेक्स्ट डायग्राम में हमारा एक कार है, ये एक मैन है, ठीक है। अ बॉल इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन। अगर ये मैन अभी स्टॉप कर रखा है, ठीक है, तो इसे क्या लगेगा कि हम स्टेशनरी मैन मतलब वो खड़ा हुआ है एक जगह पर, वो कोई मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा, ना वो वॉक नहीं कर रहा है, मतलब वो अभी रेस्ट में है, वो एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसे क्या लगेगा कि ये बॉल क्या है हमारी रेस्ट में, किसको लगेगा ये, इस मैन को। बट अ कार इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन, और ये कार भी इसे क्या लगेगी, रेस्ट में लगेगी, क्योंकि ये आदमी खुद खड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो अ बॉल इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन। नेक्स्ट में हमने क्या किया, बॉल को मूव करना स्टार्ट करवाया, तो वो बॉल किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, मैन के रेस्पेक्ट में। कार भी इसके रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, अभी मूव कर रही है। तो ये सब हमारे क्या है, किस पर डिपेंड कर रहा है, मैन पर डिपेंड कर। अगर वो वॉक कर रहा है तो उसे लगेगा बॉल भी वॉक कर रही है, लेकिन वो स्टेशनरी तो उसे लगा बॉल स्टेशनरी है। तो डिपेंड करता है कि जो हमारा पर्सन है वो देख कौन रहा है। A body is said to be at rest if its position remains constant with respect to its surrounding or frame of reference। एक बॉडी है उसे रेस्ट में कहा जाएगा अगर उसकी पोजीशन जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल माउंटेन्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा हमारे क्या होता है, सब रेस्ट में होता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर उसकी पोजिशन चेंज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने नेक्स्ट डायग्राम में देखा था, बॉल मूव कर रही थी तो वो क्या था, मोशन हो रही है। कार मूव कर रही है तो वहाँ पर मोशन हो रहा है। एग्जाम्पल्स मूविंग कार्स, बसेस, ट्रेन्स, क्रिकेट बॉल एक्सेट्रा। और ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एंड मोशन अबव 0 केल्विन। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स है मोशन के। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव है। एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट कैन ऑल्सो बी इन मोशन साइमल्टेनियसली। एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है वो अचानक क्या हो सकता है, मोशन में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल द पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बट दे आर ऑल्सो इन मोशन एट द सेम टाइम विद रिस्पेक्ट द ऑब्जेक्ट लाइक ट्रीज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ये आप सब लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग कभी भी कार वगैरह से मूव कर रहे हैं, मतलब कहीं भी हम अपना सफ़र कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हम लोग रेस्ट में, कैसे जैसे आप अपने पास वाले को पैसेंजर को देखोगे तो वो क्या है, अभी रेस्ट में, ठीक है, आपके लिए। बट अगर आप सेम टाइम पर बाहर देखिए विंडो से, तो ट्रीज़ वगैरह वो आपको क्या लगेंगे, मोशन करते हुए लगते हैं। तो ये एक टाइम पर पॉसिबल है। रेस्ट और मोशन दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स। इसको हम थोड़ा जस्टिफाई करते हैं सेंटेंस को। ये हमारी कार है, कार इज़ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। कार जो है वो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, मैन के रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी मैन के रिस्पेक्ट में। कार इज़ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। बोथ द कार्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। अभी दोनों कार क्या है, रेस्ट में है। बोथ द कार्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। बोथ द कार्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों कार क्या कर रही है, हमारी पैरेलल मूव कर रही हैं, ठीक है, एक साथ मूव कर रही हैं। तो वो जो हमारा मैन है उसके लिए तो क्या है, दोनों मोशन में है, ठीक है, मूव कर रही हैं। बट जो एक दूसरे के लिए कार, अगर वो ड्राइवर कार के एक दूसरे को बोलना चाहे कि उनके रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो वो क्या है, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये हमारा सन है, सन के अराउंड हमारा अर्थ जो है रिवॉल्यूशन कर रहा है। इन द एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन ऑफ बॉल एंड कार, मैन इज कंसिडर्ड टू बी रेस्ट स्टेशनरी। सेम यहाँ पर हमारा सन जो है रेस्ट में,
और अर्थ जो है रिवॉल्यूशन कर रही है, बट द मैन इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इटसेल्फ मूव्स अराउंड द सन एज वेल एज रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर देखो दो चीज़ होंगी। फर्स्ट, अगर हम कंपेयर करें, हम बात करें सन से, किसी सन पर कोई हमारा मैन प्रेजेंट है और वो बात करेगा अर्थ की, तो अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। पर अगर अर्थ पर कोई मतलब मैन है जो, तो उसे क्या लगेगा कि अर्थ रोटेट नहीं कर रही है। आपने मतलब सुना होगा, अभी तक पढ़ा ही है कि अर्थ रोटेशन करती है। क्या हमें वो फील हुआ? आज तक आपने फील किया अर्थ रोटेशन करते हुए? नहीं, क्योंकि वो हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, अभी रेस्ट में है। हम अर्थ पर ही प्रेजेंट है, तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है, रेस्ट वाली पोजीशन हो जाती है। Therefore, man is at rest with respect to the earth, but is rotating and revolving around the sun. That is why rest and motion are relative terms. ये सब हमारे A ship is sailing in the ocean. Man A is shipping is running on the board in the direction opposite to the direction of motion of ship. Man B in the ship is standing and watching the man A. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मतलब जिनके हेल्प से हम इनको समझ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं रेस्ट और उसके लिए। इसके बाद है मोशन। क्या हो सकता है बेसिकली, मोशन 3 डायमेंशन में हो सकता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 डायमेंशनल मोशन की। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल इफ only one of the 3 coordinates is required to be specified with respect to time. It is also known as rectilinear motion. अगर हम कोई भी मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और हम इसे सिर्फ एक डायमेंशन मतलब एक ही डायमेंशन में, एक ही कोऑर्डिनेट में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हम एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर मतलब उसके लिए सेटिस्फाइड है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन। इन सच अ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेन मूविंग इन अ स्ट्रेट ट्रैक, अ मैन वॉकिंग इन अ नैरो लेवल रोड एक्सेट्रा। ठीक है। सेकेंड आता है 2 डायमेंशनल मोशन। अगर हमें किसी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई को कोऑर्डिनेट्स में, जैसे किसी भी मतलब मैन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए की पोजीशन है 2 3, तो वहाँ पर हमें 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होते हैं, 2 और 3, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल if 2 of the 3 coordinates are required to be specified with respect to time. In such a motion the object moves in a plane. अगर किसी प्लेन में मूवमेंट हो रही है तो वो हमारा क्या किसका पार्ट होगा, 2 डायमेंशनल मोशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एंट मूविंग ऑन अ फ्लोर, अ बिलियर्ड बॉल मूविंग ऑन अ बिलियर्ड टेबल एक्सेट्रा। 3 डायमेंशनल मोशन। अगर हमें 3 डायमेंशन रिक्वायर्ड है तो वो हमारा क्या 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है तो हमारा क्या क्या कहलाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन। Such a motion takes place in a space. A flying airplane, bird, kite, etc. The part of the 3-dimensional motion. First हम सबसे पहले बात करेंगे motion in a straight line. Path. The line of joining the successive position of a moving body is called its path. The length of the actual path between the initial and final positions give the distance traveled by the body. Distance is a scalar quantity, while अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्केलर होता है। मतलब अगर हम कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया अपना मोशन करना, ठीक है, मूवमेंट करना, हम सेम पॉइंट पर दोबारा आ गए, तो हम डिस्टेंस तो कुछ कवर करके ही आए ना, तो वो हमारी क्या होती है, डिस्टेंस। बट क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो हम सेम पॉइंट पर खड़े हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, 0। So that is the difference between distance and displacement. Illustration. ये एक नॉर्थ डायरेक्शन का एरो डायरेक्शन में दिखा रखा है, एक मैन है, ठीक है, ये वॉक करना स्टार्ट कर रहा है, धीरे धीरे ये वॉक कर रहा है, डायग्राम में दिखाया गया 5 किलोमीटर इसने वॉक करना स्टार्ट किया, उसके बाद इसने टर्न लिया है, 2 किलोमीटर इसने और वॉक किया है हमारा। अब डिस्टेंस जो है टोटली वो कितना ट्रेवल किया, फर्स्ट 5 एंड सेकेंड 2, total will be 7 kilometer, but
देखो अगेन जब ये जाएगा यहाँ से तो हमें क्या लगे, ये इसने 5 किलोमीटर वापस यहाँ से अगर ये टर्न कर जाता है तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी। नेक्स्ट डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में देखिए, पहले इसने क्या किया है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। उसके बाद इसने अगेन रिपीटेशन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अभी वापस इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया है, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर चुका है, 5 and 5 अगेन 10, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 10 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. Displacement is the directed line segment joining the initial and final position of a moving body. It is a vector. Illustration क्या होता है यहाँ पर, सेम देखो। अब जैसे हमने 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की बात कर रहे थे तो हम डिस्टेंस के केस में दोनों को डायरेक्ट प्लस कर रहे थे, 5 + 2, बट वेक्टर के केस में हम इसे ऐसे प्लस नहीं कर सकते। ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं, रूट में 5 स्क्वायर प्लस रूट में 2 का स्क्वायर, that will be 6.57 किलोमीटर in the direction of shown by the arrow mark. जो पिंक मार्क दिखाया गया है ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर सेकेंड केस की हम बात करते हैं, 5 किलोमीटर से वापस 5 किलोमीटर में आया तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 किलोमीटर, क्योंकि वो उसने लॉजिकली कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। If a body changes from one position x1 to another position x2, then the displacement delta x in time interval delta t will be t2 minus t1 is delta x is equals to x2 minus x1. Conclusion about displacement, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का एक जनरल मतलब जनरल डिटेल्स थी। अब इसका कंक्लूजन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी while the distance is a scalar quantity. The displacement has units of length. The displacement of an object in a given time interval can be positive, 0 और नेगेटिव। हाँ, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सेकेंड डायग्राम की हम जब बात कर रहे हैं कि 5 उसने स्टार्ट किया इनिशियली चलना, फिर अगेन उसने 5 ना करके अगर उसने 10 किया है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा, 5 - 10, और वी कैन से दैट -5 मीटर, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर वो इनिशियली 5 चल रहा है और अगेन जो बैकवर्ड आ रहा है वो, तो अगर वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा 5 - 3 + 2, दैट विल बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर वो इक्वल डिस्टेंस कर रहा है कवर 5 तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट के 3 केसेस थे, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी इक्वल टू अ ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जरूर नहीं है कि वो सेम हो, वो इक्वल हो भी सकता है, वो ग्रेटर देन भी हो सकता है, वो मैग्नीट्यूड में वेरी कर सकता है। The displacement of an object between 2 points does not tell exactly how the object actually moved between those points. एक 4 पॉइंट के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो हमारा 4 पॉइंट था, हमने देखा था जब डिस्टेंस को हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था तो 5 से 2 जा रहा था, तो हमारा टोटल डिस्टेंस थी 7 किलोमीटर फर्स्ट के लिए। जबकि हमने जब डिस्प्लेसमेंट की बात की तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया 6.75, तो वो 7 से लेस देन है, तो वो इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। सेकेंड केस में जब हमने बात की थी डिस्टेंस के लिए, 5 वो पहले जा रहा है और 5 वो बैकवर्ड में कवर कर रहा है, आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड को जब हम सम कर रहे थे तो टोटल डिस्टेंस हमें मिली थी 10 किलोमीटर। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात की तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0, दैट विल बी लेस देन, तो वो ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन ये सब वेरी करेगा, ठीक है। 5 पॉइंट है हमारा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट डज नॉट टेल एग्जैक्टली हाउ द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव बिटवीन दोज पॉइंट। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो हम उसकी एक्चुअल मूवमेंट नहीं बता सकते कि वो कैसे मूव कर रहा है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर हम नहीं बता सकते कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, साउथ डायरेक्शन में गया है, या फिर उसने रिपीटेशन किया है, या फिर वो फॉरवर्ड में गया है, बैकवर्ड में गया है, हम ये नहीं बता सकते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ यूनिक पाथ। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा यूनिक पाथ होता है, रिपीटेड नहीं होता है, विच कैन टेक प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजिशन।
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द शिफ्ट इन द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं होगा अगर हम ओरिजिन में चेंज कर रहे हैं। ये हमारा डिस्टेंस का एक एग्जांपल है, इसमें 3 पॉइंट्स है बॉल के, ठीक है, ए, सी और बी। अब डिस्टेंस हमारी क्या है 8C प्लस CB, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा सिर्फ AB। डिस्टेंस अगर हम दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, वाइल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस हमेशा कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद स्केलर, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिर्फ क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा, मतलब वैल्यूज़ होगी, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, हाफ है, 0.5 है, ये सब उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अगर वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी शो कर रहा है तो वो क्या है हमारा वेक्टर। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी, ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटी is a physical quantity which has both magnitude as well as direction. For example, displacement, velocity, acceleration, momentum, force, etc. are the example of vector quantities. इसके बाद है speed. The time rate of change of distance of a particle is called speed, and speed is equals to distance traveled by time taken. अगर डिस्टेंस की जगह अगर हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे तो वो हमारा क्या होगा वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू s बाई टी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज आइदर पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव। स्पीड ऑफ रनिंग कार इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, स्पीड इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड इन CGS सिस्टम एंड SI सिस्टम, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर हावर इन प्रैक्टिकल लाइफ। बेसिकली जो भी हमारे व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनमें किलोमीटर पर आवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी हमारे मतलब जनरल उसमें नहीं था, बट यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशंस वगैरह हमें पढ़नी है। तो हमें फर्स्ट होगा यूनिफॉर्म स्पीड। अ पार्टिकल और अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ सो एवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में बी। अगर कोई भी एक पार्टिकल और एक बॉडी वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। वो इंटरवल बहुत छोटे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जैसे 1 से 2 चेंज हो रहा है, 2 से 3 चेंज हो रहा है, तो 1 का भी चेंज हो सकता है 0.1 से 0.2 हो रहा हो, 0.3 हो रहा हो, तो ये 0.1 भी चेंजेस हो सकता है, उसकी कोई स्केल नहीं है, वो स्मॉल भी हो सकता है। एक एग्जांपल देखिए, एक कार मूव कर रही है, ठीक है, वेरिएबल स्पीड से। अब ये तो था हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल, ठीक है। मतलब जैसे अगर उसकी स्पीड स्टार्टिंग में 10 है तो 5 मिनट्स बाद वो 20 हो रही है, अगेन 5 मिनट्स बाद वो 30 हो रही है, अगेन 5 मिनट्स बाद वो 40 हो रही है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है यूनिफॉर्म स्पीड का। नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड। अ पार्टिकल और अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में बी। अगर इनिशियली हमारा जो स्पीड में चेंजेस है वो 10 है, आफ्टर 5 मिनट्स दैट विल बी 30, अगेन मतलब एकदम से उसमें क्या हो गया 20 का चेंजेस हो गया, ठीक है, एंड अगेन नेक्स्ट 5 मिनट में वो 40 हो गया। तो ये रैंडम चेंजेस है, मतलब उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो दैट विल बी वेरिएबल स्पीड। देखो पहले हमारा कार मूव कर रहा, पहले थोड़े टाइम वो रेस्ट में रहा, फिर वो मूव करा, फिर वो वापस रेस्ट में आ गया, तो ये सब हमारा क्या है वेरिएबल स्पीड। इसके बाद है एवरेज स्पीड। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद वेरिएबल स्पीड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट टू द टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड कब निकाली जाएगी जब कोई बॉडी हमारा वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया उसे हम जो टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी आवर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन।
or V average will be S total divided by T total. If a particle covers the first half of the total distance with the speed A and the second half with the speed P, then V average will be 2i's of AB divided by A plus P. If a particle covers first 1/3 of a distance with the speed of A, second 1/3 of the distance with speed B, and 1/3 of the distance with speed C, then V average will be 3ABC divided by AB plus BC plus CA. इसके बाद एक टर्म आती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड की. इंस्टेंटेनियस मतलब कि एग्जैक्ट हमें किसी भी टर्म मतलब जैसे कोई भी मोशन हो रहा है उसमें बोल दिया कि 15 मिनट पर या फिर टाइम फाइन कर दिया कि 5 PM पर उसकी स्पीड कितनी थी. तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड. When a body is moving with variable speed, the speed of body at any instant is called instantaneous speed. आज की क्लास में बस इतना ही. थैंक यू. होप यू विल अंडरस्टैंड.